नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बज चुके हैं। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। बिहार में देर रात तक चले उठापटक के बाद एनडीए ने 125 सीटें जीतकर बहुमत का आंकड़ा पार ही कर लिया। एनडीए को कांटे की टक्कर देने वाला महागठबंधन बहुमत के आंकड़े से थोड़ा पीछे रह गया। महागठबंधन को 110 सीटें हासिल हुई हैं। वहीं सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। बहुजन समाज पार्टी ने भी 1 सीट पर जीत दर्ज की। जदयू का विरोध करते हुए बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले दम पर मैदान में उतरी चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को सिर्फ 1 सीट ही हासिल हुई है। महागठबंधन की अगुवाई करने वाली पार्टी राष्ट्रीय जनता दल 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी सीटों में इजाफा किया है और वो 74 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। वहीं साल 2015 के चुनाव में 27 सीटें हासिल करने वाली कांग्रेस को इन चुनावों में सिर्फ 19 सीटें ही मिली है। चुनावों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का प्रदर्शन बहुत अधिक उत्साहित करने वाला नहीं रहा। साल 2015 में 71 सीटें जीतने वाली जेडीयू को इस बार 43 सीटें ही हासिल हुई है। चुनाव आयोग के मुताबिक कोविड-19 की वजह से ही मतगणना में ज्यादा समय लगा। सुबह 8 बजे शुरू हुई वोटों की गिनती रात 2:30 बजे तक चली। आरजेडी और कांग्रेस से बिहार विधानसभा चुनावों की मतगणना में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं और ये दोनों पार्टियां इसे लेकर चुनाव आयोग के पास भी गई। हालांकि बाद में चुनाव आयोग के सेक्रेटरी जनरल उमेश सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि चुनाव आयोग किसी भी तरह के दबाव में आकर काम नहीं करता है। पीएम मोदी ने जीत के बाद ट्वीट कर जनता का आभार जताया। उन्होंने लिखा कि बिहार में जनता जनार्दन के आशीर्वाद से लोकतंत्र ने एक बार फिर विजय प्राप्त की है। बीजेपी के साथ एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं ने जिस संकल्प समर्पण भाव के साथ कार्य किया वो अभिभूत करने वाला है। मैं कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और बिहार की जनता के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं। ये बिहार की जीत है, ये बिहार की जनता की जीत है और ये उन सबों की जीत है जो बिहार के विकास में विश्वास करते हैं। बिहार की जनता का अभिनंदन और कृतज्ञता। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बिहार की जनता ने पूरा भरोसा जिताया है और जिस तरह से उनकी अगुवाई में बिहार में विकास के कामों को किया गया, विशेष रूप से कोरोना में लोगों को खाना खिलाया गया, महिलाओं के अकाउंट में पैसे भेजे गए, बिहार सरकार ने भी काम किया। तो जनता ने भरोसा दिलाया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और नीतीश जी की अगुवाई में एनडीए सरकार बिहार की, इसी से आगे विकास संभव है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो गरीबों के लिए कार्य किया है उसके कारण आज एनडीए पुनः चौथी बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। तो बिहार में एनडीए का परचम लहराया है, लेकिन छत्तीसगढ़ की 1 सीट मरवाही में भी जोरदार टक्कर थी। कांग्रेस यहां रिकॉर्ड मतों से जीती है। बात मरवाही की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के मरवाही में हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को सीधे मुकाबले में हराकर एक बार फिर ये सीट अपने नाम कर ली है। राज्य बनने के बाद से लगातार इस सीट पर चाहे कांग्रेस हो या फिर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से हमेशा से जोगी परिवार का कब्जा रहा। लेकिन पहली बार जोगी परिवार चुनावी मैदान में नहीं था और कांग्रेस के नए प्रत्याशी ने यहां जीत का परचम लहराकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मिशन 70 को कामयाब कर दिया है। रंग, गुलाल, ढोल नगाड़े और मिठाइयों के साथ जश्न की ये सारी तस्वीरें उस मरवाही से हैं, जहां बड़े अंतर से जीत दर्ज कर कांग्रेस ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। 21 चरणों में हुई मतगणना में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव ने पहले राउंड से बढ़त बना ली और आखिरी तक इसे बरकरार रखते हुए आखिर में 33,000 से ज्यादा वोटों से शानदार जीत दर्ज की। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह किसी भी राउंड में ध्रुव से आगे नहीं हो पाए। जीत के बाद डॉक्टर ध्रुव ने कहा कि मरवाही की सेवा उनकी प्राथमिकता है। आदरणीय भूपेश बघेल जी जो गरुलापंडा मरवाही के आम जनता को जो जिला बनाकर सौगात दिए हैं और उनकी जो कार्यशैली है
आम जनता तक जो सुविधाजनक कार्य हुआ है, इस पे जनता उनके कार्यशैली को देखकर शासन पक्ष में कांग्रेस पर मुहर लगाए। पहले से 90 में से 69 सीटों पर परचम लहरा चुकी कांग्रेस पार्टी के लिए मरवाही उपचुनाव का नतीजा वैसे कोई बड़ा उलटफेर नहीं करने वाला था, लेकिन कांग्रेस और सरकार ने इसे नाक का सवाल बना लिया। मिशन 70 का नारा देकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद मरवाही में प्रचार के अंतिम दौर तक कमान संभाले रखी और सरकार के 10 मंत्रियों के साथ 50 विधायकों को मैदान में उतार दिया। कड़ी मेहनत, प्रचार और सरकार का संदेश देकर वोट अपने पक्ष में कर सीट हासिल करने में कांग्रेस कामयाब रही। कांग्रेस के नेता इसे सरकार के कामकाज पर जनता का आशीर्वाद बता रहे हैं। ये बोलते थे कि मरवाही हमारा गढ़ है, मैं शुरू से कह रहा हूँ कांग्रेस का गढ़ है, और ये जो इन लोगों के जो संबंध है रमन सिंह और अमित जोगी के जो गठबंधन है, ये बुरी तरह से वहाँ के लोगों ने नकार दिया। 2 साल की सरकार बने नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ के बजट का लगभग 2/3 हिस्सा हम किसानों के लिए और गांवों के लिए खर्च करने जा रहे हैं, तो जनता की इसमें मुहर लगाई है। लोगों ने ये चाहा है कांग्रेस पार्टी की सरकार से कि हमारी देखभाल आने वाले 3 साल में आप करो। भारतीय जनता पार्टी झूठ को छत्तीसगढ़ का जनता समझ चुकी है। एक काले झूठ के आधार पर राजनीति करते हैं, हम लोग विकास के आधार पर राजनीति करते हैं। इधर राज्य बनने के बाद पहली बार जीत का सपना संजोए भाजपा फिर से यहां बिखर गई। लगातार सरकार के 2.25 साल के कामकाज पर सवाल उठाते हुए बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। भाजपा इस चुनाव में इस सब के बावजूद कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। चुनाव मैदान से बाहर हुई जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का साथ और समर्थन के बावजूद बीजेपी को वोट नहीं मिले। अब इस नतीजे के बाद भाजपा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के पास दलीलों और आरोपों के अलावा और कुछ नहीं दिखा। चुनाव में जो मुझे देखने को मिला, ऐसी स्थिति की 50-50 विधायक, 10-10 मंत्री, मुख्यमंत्री डेरा डाल के बैठे हैं। ये लगता है ये दबाव की राजनीति इस छोटे उपचुनाव में उसका प्रभाव होता है। हम लोगों ने जो विकास का काम किए छत्तीसगढ़ में, जब 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में थी, इन विकास पर हम लोग को भरोसा था और ये हम लोग का मुद्दा था। अगर चुनाव निष्पक्ष होता है तो भारतीय जनता पार्टी जीतती। सरकार का जितना दुरुपयोग कर सकती है कांग्रेस ने उतना दुरुपयोग किया। 3 दिन तक मुख्यमंत्री जी वहां पर बैठे रहे। कुल मिलाकर भाजपा के 15 साल के कामकाज और कांग्रेस के 2.25 साल के कामकाज को लेकर ये चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस ये भरोसा दिलाने में कामयाब रही कि उसने मरवाही को जिला बनाकर 2 दशक पुरानी मांग पूरी की। अभी सरकार के पास 3 साल और हैं। अब देखना है कि चुनाव पर सिर माथे पर बैठाने वाली जनता के भरोसे पर सरकार कितना खरा उतरती है। शरद अग्रवाल के साथ जितेंद्र थवाइट, IBC 24, मरवाही। तो मरवाही में कांग्रेस के शानदार जीत पर आज सम्मान समारोह भी होने जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और PCC चीफ का सम्मान होगा। मरवाही में 38,000 वोट से के ध्रुव जीते हैं और विधानसभा तक पहुंचे। इसके साथ ही मिशन 70 यानी कि 70 विधानसभा सीटों में कांग्रेस का कब्जा हो चुका है। 3/4 से ज्यादा बहुमत ये अप्रत्याशित जीत 2018 में मिली थी 68 सीटों के साथ, जिसके बाद फिर दंतेवाड़ा और दंतेवाड़ा के बाद मरवाही 70 सीटें कांग्रेस पार्टी की झोली में हैं और 70 विधायक दमखम के साथ विधानसभा में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। इसे लेकर अब सम्मान समारोह आज रखा गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 23 तहसीलों की सौगात देने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ को आज 23 तहसीलों की सौगात मिलेगी। 23 नई तहसीलों का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। स्टार जैन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्टार, मरवाही में जीत का जश्न और दूसरी तरफ जनता को सौगात भी 23 तहसीलों की। देखिए, यदि बात करें मरवाही का चुनाव जो कांग्रेस ने लड़ी थी, वो विकास के मुद्दों को लेकर लड़ी थी और उनका बार बार ये कहना था कि 15 साल यहाँ मौजूदा सत्ता रही भाजपा की, लेकिन उसने कुछ नहीं किया मरवाही के लिए। और उनकी 2.25 साल की कार्यकाल में ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने न सिर्फ मरवाही को जिला बनाया बल्कि वहाँ पर कई विकास कार्यों की सौगात दी और उसी के बलबूते आज जनता ने उन पर विश्वास जताया और रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करी है। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के कामकाजों पर एक जनता की मुहर है
और जिस प्रकार से कांग्रेस अपने काम को लेकर चल रही है कि हमने 2.25 साल में काम किया, उसका नतीजा सामने है और रिकॉर्ड मतों से जीत हुई है, तो एक बड़ी उपलब्धि कांग्रेस के लिए। और विकास का सिलसिला जो कांग्रेस कहते आ रही है उसको रोकना नहीं चाहती। इसी सिलसिले में आज 15 जिलों के 23 नए तहसीलों का शुभारंभ किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं जिस प्रकार से देखा जाए कि कामकाजों को बंटवारा होता है, इससे उससे आम लोगों को ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि कई बार जैसे मरवाही की बात करें, जिला नहीं था तो लोगों को अपने दैनिक कार्य के लिए कई के लिए बिलासपुर आना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें बिलासपुर आने की ज़रूरत नहीं। ठीक उसी तरीके से तहसील के निर्माण होने, नए तहसील बनने से उस इलाके के लोगों को कामकाज के लिए अपने जिले के मुख्यालय जाना पड़ता था, तो वहाँ उनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनके तहसील में ये काम हो सकेंगे। तो कहीं ना कहीं जनता के प्रति सरकार का जो रवैया साफ है कि विकास को लेकर वो चलना चाह रहे हैं और लगातार सुविधाओं के हिसाब से सौगात देते आ रहे हैं। जी शुक्रिया आपका स्टार जानकारी के लिए। अगर बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में इस बार हैप्पी दिवाली बीजेपी की मन रही है। चुनाव में बीजेपी को जीत मिली है। 19 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी जीते हैं, 9 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी जीते हैं, तो बहुमत का आंकड़ा बीजेपी ने पार कर लिया है और 9 सीटों पर ही कांग्रेस सिमट गई। इस उपचुनाव में 28 सीटों पर चुनाव हुए थे, लेकिन 9 सीटें कांग्रेस के खाते में आई हैं और 19 सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं। बहरहाल ये भी है कि कुछ मंत्री जो सरकार में थे, 3 मंत्री चुनाव हार गए हैं, जिससे एक बड़ा झटका भी लगा है सिंधिया समर्थकों को। बहरहाल 9 सीटों पर कांग्रेस की जीत और 19 सीटों पर बीजेपी ने परचम लहराया है। ये 6 तस्वीरें जश्न में बीजेपी कार्यकर्ता डूबे अलग अलग शहरों से। ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटें थी, जहां पर 13 सीटों में बेहतरीन प्रदर्शन सिंधिया समर्थक जो विधायक छोड़कर आए हुए थे उन्होंने किया है। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई यहां पर दी है, जमकर आतिशबाजी की है। जबलपुर में इसी तरह की तस्वीरें नजर आई हैं, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जीत की खुशियां मनाई। दमोह में बीजेपी ने जुलूस निकाला और जीत का जश्न मनाया। पिपरिया, कटनी, सीहोर और छिंदवाड़ा में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की, मिठाई बांटी और उपचुनाव में बीजेपी की जीत पर एक दूसरे को बधाई दी है। फोटो खींचने के बाद में मत कह देना कि बस हो गया। मध्य प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश की जनता ने सरकार को 7 महीने के कार्यकाल पर मुहर लगाई है। जीत के बाद पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जहां चुनाव हारी है वहां स्थानीय कारण है, जिसकी समीक्षा की जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया ने। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल करते हुए सरकार को न केवल स्थिर किया है, बल्कि अगर बात की जाए तो पहले के मुकाबले ज़्यादा वोट परसेंटेज के साथ में बीजेपी आई है। हमारे साथ इस जीत के नायक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद है। सर, वोटिंग परसेंटेज जिस तरीके से रहा है, पिछली बार प्रत्याशी इतने मतों से जीत कर नहीं आया, इस बार तो बम्पर वोटिंग हुई है। हाँ, मैं तो खुद ही आश्चर्यचकित हूँ। सांची सीट का भी 18-20 हज़ार से ज़्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती। इस बार हम जीते 63,800 से भी ज़्यादा वोटों से। बमौरी 53,000 से, कहीं 40,000, कहीं 45,000, कहीं 35,000 बम्पर दिया है। 11% वोट भाजपा को ज़्यादा मिला है कांग्रेस से। अद्भुत और अविश्वसनीय है, लेकिन अद्भुत प्यार है जनता का। सर, ये 7-8 महीने का जो कार्यकाल था, जो कहा जा रहा था कि इस पीरियड के कामकाज के आधार पर इस बार आकलन आपके सरकार का होना था, और 1.25 साल की 1.5 साल की जो कांग्रेस की सरकार थी, लगता है कि सरकार ने जो 6 महीने का काम था शिवराज सरकार के, उस पर मोहर लगाई है। सचमुच में काम पर ही मोहर है, विकास पर मोहर है, जन कल्याण पर मोहर है, दम्भ और अहंकार की हार है, भ्रष्टाचार को पराजित किया है, वादा खिलाफी के प्रति नाराजगी प्रकट की है। अब जनता उसी के साथ है जो जनता के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री जी से सर जीत को लेकर चर्चा हुई है, और क्या कुछ बातचीत सर, क्योंकि ऐतिहासिक जीत जो है, सरकार बनाने के लिए चुनाव होते हैं, ये सरकार बचाने का चुनाव था, और इतने बम्पर तरीके से ये शायद बिल्कुल किसी लग रहा था आपको? नहीं, उनका आशीर्वाद मिला है, जो हमारी असली ताकत है। और आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश ये हमारा संकल्प है, और उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। सर, एक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की आपने बात की है, क्या सरकार बनाने के बाद में प्राथमिकता सरकार का विजन पे? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कल मैं ड्राफ्ट जारी करूंगा। सर, एक आखिरी सवाल मैं लूंगा आपसे कि जो कई सारे मुद्दे थे, नारे हमने देखे थे, और जिन मुद्दों के इर्द गिर्द था, खासकर एक बड़ी सीट की बात करें, इमरती देवी वाला एक बड़ा मुद्दा चर्चित रहा था, उनकी यहाँ पर हार हुई है। कुछ स्थानीय कारण है जिनका हम विश्लेषण करेंगे। 5 सीटें खाली हैं सर, मंत्रिमंडल का विस्तार कब होना है? अभी तो इसके संबंध में कोई विचार ही नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उपचुनावों में सीट के नायक, निश्चित तौर पर एक बम्पर ऐतिहासिक जीत बीजेपी ने हासिल की है, और कहीं ना कहीं चुनाव का जो जीत का जो श्रेय है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के, क्योंकि इन्हीं के नाम पर पूरा चुनाव बीजेपी ने लड़ा था। कैमरामैन अमरीश के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल।
इधर हार पर कांग्रेस आज महामंथन करने जा रही है। कांग्रेस की बैठक होगी, कमलनाथ के निवास पर यह बैठक होगी। दिग्विजय सिंह, विवेक तनखा समेत कई नेता इसमें शामिल होंगे। सीटों के प्रभारी और हारे हुए प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। नवीन सिंह जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। नवीन, बूथ, सेक्टर, मंडलम तमाम रणनीतियां फेल साबित हुई, इस पर मंथन लाजमी हो चला है अब कांग्रेस के लिए। देखिए, बिल्कुल नतीजे आने के पहले ही कमलनाथ ने साफ कर दिया था कि 11 तारीख को बैठक होगी, विधायक दल की एक बड़ी बैठक होगी जिसमें समीक्षा होगी। हालांकि उस वक्त परिस्थितियां कुछ अलग थी। उस वक्त कांग्रेस को लग रहा था कि 20 के ऊपर सीटें कांग्रेस को मिलेंगी और सभी विधायकों को एकजुट रखने की कवायद कांग्रेस ने शुरू कर दी थी और कांग्रेस को इस बात का डर था कि बीजेपी खरीद फरोख्त कर सकती थी। लेकिन नतीजे बिल्कुल उल्टे आए हैं। अब कांग्रेस सिंगल डिजिट पर ही सिमट गई है। ऐसे में अब मंथन का दौर जरूर शुरू होना चाहिए कांग्रेस में। और आज शाम को 6 बजे जो विधायक दल की बैठक होनी है, न सिर्फ विधायक दल की बैठक होगी बल्कि डीसीसी प्रेसिडेंट्स को बुलाया गया है। सभी जो 28 प्रत्याशी हैं जिनमें से 9 तो विधायक हो गए हैं और बाकी जो हारे हैं उन सभी को बुलाया गया है। वहां के चुनाव जो प्रभारी थे, जो चुनाव संचालन कर रहे थे, पूर्व मंत्री, उन सबको बुलाया गया है। और इस बैठक के दौरान ये चर्चा होगी कि जब इन लोगों ने प्रत्याशी और बूथ प्रभारियों और जिलाध्यक्षों ने जब रिपोर्ट दी थी कि फला सीट हम इतने 1000 वोटों से जीत रहे हैं, तो अचानक स्थितियां कैसे गड़बड़ाई और इतना लंबा मार्जिन 53 हजार की जीत कैसे मुमकिन हो सके। तो इन चीजों को लेकर चर्चा होगी। विवेक तनखा सांसद हैं और कानूनी एक्सपर्ट हैं, वो भी वहां रहेंगे, बैठक में मौजूद रहेंगे। दिग्विजय सिंह हैं, अरुण यादव बैठक में मौजूद रहेंगे, कमलनाथ रहेंगे। तमाम कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं, लीडरशिप है, वो आज विधायक दल की बैठक में साथ। शुक्रिया आपका नवीन जानकारी। रायपुर के उरला से बोरझरा इंडस्ट्रियल एरिया जाने वाले मार्ग पर हर दिन घंटों जाम लग रहा है। इसकी वजह सड़क के किनारे होने वाले अवैध निर्माण और सड़क पर रखा जाने वाला दुकानों का बेतरतीब सामान है। इसके बाद भी प्रशासन आम लोगों को राहत देने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। रायपुर के उल्ला से बोरझरा मार्ग लोगों के लिए आफत का मार्ग साबित हो रहा है। जिला प्रशासन और बीरगांव नगर निगम की उदासीनता लोगों पर भारी पड़ रही है। इस पूरे रास्ते में हो रहे अवैध कब्जों के चलते रास्ता सकरा हो गया है, जबकि यहां से निकलने वाले वाहनों की तादाद बढ़ती जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं अवैध कब्जों के चंगुल में फंसे बजरंग चौक का हाल। उरला से बोरझरा जाने वाले मार्ग पर बजरंग चौक पर किस तरह से अवैध कब्जा बढ़ते जा रहा है उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि मेन इंडस्ट्रियल मार्केट में सड़क कब्जे के कारण कितनी सक्रिय हो गई है। सड़क के दोनों ओर आप देख सकते हैं कि किस तरह से दुकानों को आगे तक बढ़ा लिया गया है। तमाम जो है दुकानें यहाँ पर बन चुकी है, बाजार यहाँ पर बन चुका है, तो भारी वाहनों के लिए यहाँ पर चलने की जगह नहीं रह जाती, जिसके कारण जो आम लोग हैं, जो दोपहिया चालक या छोटी गाड़ी वाले हैं, उनके लिए भी खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, बढ़ जाता है। पीछे आपको दिखा रहे हैं, देखिए कि किस कदर एक छोटा वाहन वहाँ पर खड़ा है और गुजर रही है, उसके बाजू से बड़ी भारी ट्रक देखिए आप। ये अवैध कब्जे के कारण आप देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल वहाँ कैसे सड़क पर आ गई है और यही कारण है इनके बार बार कह रहे हैं कि जो सड़क तक दुकानें आ गई हैं उसके कारण कितना खतरा बढ़ गया है। हैरानी ये है कि यहाँ सरकारी जमीन पर कब्जा करने से भी रसूखदार चूक नहीं रहे हैं। मकानों का अवैध निर्माण हो या धर्म कांटे का, प्रशासन आंख मूंद कर बैठा है। उरला से बजरंग चौक तक जगह जगह सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा है। आपको एक नमूना हम दिखा रहे हैं, देखिए मुख्य सड़क के पास हम खड़े हैं और सरकारी जमीन पर किस कदर यहाँ पर अवैध निर्माण चल रहा है, अवैध धर्म कांटे का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। मुख्य सड़क से महज 20 फीट दूर ये धर्म कांटा बैठाया जा रहा है। तो आप कल्पना कर सकते हैं जब ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा और जब यहाँ पर गाड़ियाँ वजन कराने पहुँचेंगी तब यहाँ पर क्या हाल होगा। लेकिन ना तो जिला प्रशासन, ना संबंधित अधिकारी और ना ही बीरगांव नगर निगम को इस कब्जे का कोई संज्ञान है लगता है, या फिर जानबूझकर जो है ऐसे रसूखदारों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। और सिर्फ यही नहीं, आगे आप देखेंगे बजरंग चौक के पास तमाम जो है सड़कों के ऊपर अवैध कब्जे हो गए हैं, गुमटियाँ हो गई है, पंचर की दुकानें बन गई हैं। धीरे धीरे जो कब्जा है वो आगे बढ़ते जा रहा है और सड़क तक पहुंच चुका है। सुभाष चौक से बजरंग चौक तक का पूरा रास्ता अवैध कब्जे के चंगुल में जकड़ा हुआ है। यहाँ बने सीएसईबी के 132 केवी सब स्टेशन की बाउंड्री से आधे किलोमीटर के दायरे में
अवैध दुकानों और मकानों का निर्माण किया जा चुका है। उरला के सुभाष चौक से बजरंग चौक तक लगातार कब्जा हो रहा है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहले आपको दिखा दें कि पीछे CACB का 32 kVA का यहाँ पर प्लांट है और अब देखिए तमाम यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन के सामान के नीचे ही यहाँ पर आप देखिए कि तमाम जो है बस्तियाँ यहाँ पर बस गई हैं। लाइन से आप देखेंगे लगभग आधा किलोमीटर लंबा यहाँ पर आप देखेंगे अवैध कब्जा हो चुका है। गाड़ियाँ जो है ये जाम हो रही है। तमाम जो ये जो घर बने हैं आप देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं सरकारी ज़मीन पे बने हैं और इसके बाहर जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उसके कारण ही लगातार यहाँ पर जाम लगता है। लगातार आप देख सकते हैं ये कब्जा बढ़ते जा रहा है। उरला के सुभाष चौक पर तो लगभग हर वक्त ट्रैफिक जाम होता है, जिससे लोग बेहद परेशान हैं। लोगों को अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए ट्रैफिक जाम की बाधा को पार करना होता है, जो बड़ी चुनौती है। आपको उरला के सुभाष चौक की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप साफ देख सकते हैं यहाँ से लगभग आधे से 1 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि सड़क किनारे जो गाड़ियाँ खड़ी हैं या दुकानें हैं या घुमटियाँ हैं, उनके कारण कैसे आम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी यहाँ पर उठानी पड़ रही है। फिलहाल यहाँ पर आधे से 1 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है ना, लेकिन यहाँ पर यातायात का कोई अधिकारी जो है वो मौजूद नहीं है। सबसे बड़ी बात है लगातार नगर निगम जिला प्रशासन को हम इसके बता रहे हैं, लेकिन लोगों की समस्या से शायद उनको कोई लेना देना नहीं है। हर दिन की यह स्थिति है। रोज़ शाम को 1 घंटा 1.5 घंटा बहुत ज़्यादा लंबा जाम लगता है। जो 2 मिनट का काम है वो कम से कम 1 घंटा 2 घंटा लगता है निकलने में। उरला में घंटों का जाम लगा रहता है, लेकिन अधिकारियों को शायद यह दिखाई नहीं देता। ना ही जनप्रतिनिधियों ने जो बड़े बड़े वादे करके इससे वोट मांगे थे, न इन्हें लोगों की कोई समस्या से लेना देना है। एक बार फिर हमने तस्वीर दिखाई है, देखते हैं कोई स्थिति सुधरती है या हाल जस का तस बना रहता है। सुभाष चौक पर शाम को भीड़ बढ़ने के साथ ही हालात और बिगड़ जाते हैं। इसके पीछे एक वजह सड़क पर दुकानों का सामान रखा जाना भी है। गाड़ियां कैसे गुजरेंगी, लोग कैसे चलेंगे, दुकानदारों को इससे कोई सरोकार नहीं है। उरला के सुभाष चौक में हर दिन घंटों का जाम लग रहा है। फिर से आपको नज़ारा हम दिखा रहे हैं कि देखिए कितना सकरा चौक है और हर शाम को यही स्थिति होती है। आपको बता दें कि बिजली विभाग की जो ज़मीन है उसके बाहर तमाम जो है अवैध कब्जे हो गए, चौराहे पर अवैध कब्जा हो गया है और यही कारण है कि यहाँ जाम की स्थिति रहती है। आप देखेंगे कुछ मिनट है यहाँ पर जो जाम लग जाता है। इतने बड़े ट्रॉलों के बीच में जो 2 व्हीलर्स हैं या छोटे वाहन चालक हैं उनको गुजरना पड़ रहा है और यही जो है कारण बनता है बड़ी दुर्घटना होने का। आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति यहाँ पर निर्मित होती है और कैसे लोगों को देखिए खतरे से गुजरना पड़ता है। कोई भी आदमी रुकने को तैयार नहीं होता। 24 घंटा जाम ही तो रहती है सर, और क्या स्थिति रहेगी बताइए ना। एनी टाइम अपने सामान जो निकालते हैं एक बेवकूफ़ी करते हैं, जो रोड पर लगा देते हैं सामान को भी, वो भी एक गलत काम है। जैसे शाम होते हुए या 12 बजे डेली लग जाता है जाम। अब देखना होगा कि ऐसी तस्वीरें देखने के बाद प्रशासन और बीरगांव नगर निगम कब जागता है या फिर लोग यूं ही परेशान होने को मजबूर होते रहेंगे। ना तो यहाँ तो यातायात का जवान रहता है, ना ही जिला प्रशासन और नगर निगम जो है यहाँ पर हो रहा है लगातार अवैध कब्जे पर कोई कार्रवाई कर रहा है। लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब देखते हैं कि उरला को लोगों को इस भयंकर ट्रैफिक जाम से या इन दुर्घटना वाले वाहनों से कब छुटकारा मिलता है। कैमरामैन मुकेश सिंह के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। साथ की बड़ी बात में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में खबरों का बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ रचना के साथ।